नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हम आपको आज साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल रखा है जो थ्योरिकल था। ये क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपने कितना उस वीडियो को ध्यान से देखा वो आप ये क्वेश्चन हल करेंगे, उससे आपका पता चल जाएगा कि आप कितने पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, मनुष्य के शरीर में यकृत ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मतलब वो पूछ रहा है कि उसकी स्थिति कहाँ है, हमारे शरीर में यकृत या फिर लीवर कहाँ स्थित है। मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेफड़ों के पास। देखो फेफड़े हमारे कहाँ होते हैं? यहाँ पर ऊपर। यहाँ लीवर फेफड़ों के पास नहीं होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? आमाशय के पास। अब देखो आमाशय तो कहाँ है हमारा? यहाँ पर पेट है, तो पेट के पास भी नहीं होता, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड है ये उदर गुहा में, है ना। देखो ये उदर गुहा में एब्डोमिनल कैविटी में तो होता है, पर ये कहाँ होता है? डायफ्राम के नीचे। तो इसलिए उदर गुहा में उसने स्थिति उसकी सही नहीं बताई। इसलिए बताओ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, डायफ्राम के नीचे। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा वीडियो देखोगे उतने ज़्यादा आपको दिमाग में चीज़ें क्वेश्चन और ज़्यादा हल करने की आएगी। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि यकृत ग्रंथि की उत्पत्ति, है ना, मतलब वह उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लीवर, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने वीडियो डाला है उसमें सब एक एक चीज बताइए। तो देखो ये पूछ रहा है उसकी उत्पत्ति, और कहाँ से पूछ रहा है? वो भ्रूण की परत से। मतलब कौन सी भ्रूण की परत से इसकी उत्पत्ति हुई है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो भ्रूण की मैंने आपको बताया था 3 परतें होती हैं। तो एक तो जो बीच वाली है ना, एक होती है ये वाली, और एक वाली कौन सी होती है? तो ये होती है सेंडर्म में, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ये इसको मैंने बताया था मेसोडर्म, और ये क्या होती है? एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों परतें होती है। तो इस 3 परत में से वो पूछ रहा है कि किस परत में किसकी उत्पत्ति हुई यहाँ पर हमारे यकृत या लीवर की। तो अब हम यहाँ देखते हैं, बताओ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म कौन सी होती है? बाहर वाली, उससे नहीं हुआ है। दूसरी जो परत हमारी एंडोडर्म, इससे भी नहीं हुआ है। और तीसरी परत है जो बीच वाली है, जिसका नाम क्या है? मेसोडर्म। तो बताओ हमारे लीवर की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लीवर कौन सा है? इसका बीच वाली भ्रूण की लेयर, जिसका नाम क्या है? मेसोडर्म लेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है ना। ये क्या पूछ रहा है? उसका ओरिजिन पूछ रहा है। अब अगला मैं लेता हूं क्वेश्चन, यहाँ पर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना। उसने क्या पूछ लिया है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखो यहाँ पर मैंने अग्नाशय लिखा है ना, थायराइड लिखा है, और पीयूष ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। याद रखना इसमें से हर एक जो ऑप्शन लिया उससे हर एक ऑप्शन से एक क्वेश्चन बनता है। देखो ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये सबसे बड़ी ग्रंथि तो है, पर किसकी है? ये अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। और जबकि यकृत के हमारे पूरे शरीर की, यहाँ बाह्य स्नायु तंत्र की बोले तो वो पूरे शरीर की पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आप शब्द पे गौर देना, ये शरीर की बात कर रहा है। तो ये हमारे अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। सेकंड ऑप्शन पे आओ, थायराइड ग्रंथि, है ना। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। तो ये भी हमारे अंतःस्रावी तंत्र क्या होती है? बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये थायराइड ग्रंथि को कहाँ रहती है? गले में, यहाँ पर। और थायराइड ग्रंथि में क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, अगला पीयूष ग्रंथि। आप पीयूष ग्रंथि से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये सभी ग्रंथियों का क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है ना। जिस प्रकार हमारा दिमाग क्या करते हैं? हमारे हाथ पांव को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार ये पीयूष ग्रंथि हमारी क्या करती है? सभी हार्मोन और सभी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है ना। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास एक छोटे मटर के दाने के समान दिखाई देती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। अगले ऑप्शन पे आते हैं। हमको जो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत ग्रंथि या लीवर। ठीक है, तो आपको मैं एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाते जाऊंगा। यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है उसका हर एक शब्द का मतलब है। आप अच्छे से ध्यान से पढ़े और देखते रहें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, लीवर के दोनों लोब्स है ना, मैंने आपको पढ़ाया था लोब्स, इसमें दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और इस कारण हम इसे क्या बोलते हैं, बाइलोब बोलते हैं, है ना, कि मध्य में जो झिल्ली पाई जाती है ना, जो दोनों लोब होते हैं लीवर के। जैसे मैं अभी आपको हल्का सा डायग्राम बना के बताता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी। ये क्या है, लीवर, है ना। इस लीवर के बीच में क्या होती है, एक झिल्ली होती है ना। इस झिल्ली का वो नाम पूछ रहा है, तो देखो ये राइट साइड हो तो राइट लोब हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो तो लेफ्ट। पर इन दोनों को बांटने वाली जिस झिल्ली का नाम पूछ रहा है, उस झिल्ली का नाम पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। देखो ये जो कोशिका झिल्ली है ये कहाँ रहती है ना, कोशिका के बाहर पाए जाने वाली झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और ये झिल्ली कैसी होती है, अर्ध पारंगई झिल्ली, है ना, सिलेक्टिव, मतलब जिसको आना चाहे उसको आने देती है, जिसको नहीं आने दे उसे। पर ये किस में होती है, कोशिका में। हमें कोशिका की बात हो रही क्या, हमें तो कहाँ पूछ रहा है, लीवर की। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन पहला वाला गलत। ठीक है, दूसरा है केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक को चारों ओर ढके रहती है उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक की झिल्ली हो गई, है ना। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन फैल्सीफेरस झिल्ली, है ना, ये हमारा राइट ऑप्शन है कि जो लीवर होता है उसके दोनों लोबों को बांटने वाली जिस झिल्ली का नाम है उस झिल्ली को हम कहते हैं फैल्सीफेरस झिल्ली। या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि फैल्सीफेरस लिगामेंट, है ना। तो इतना डाउट नहीं करना चीजें, है ना। यहाँ पर फैल्सीफेरस लिगामेंट बोले या फिर फैल्सीफेरस झिल्ली। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड सही हो गया। या फिर चौथा क्या बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन आ गया कौन सा, थर्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन, पित्ताशय, है ना, या फिर हम बोलते हैं कि पित्त रस का निर्माण, है ना, किस अंग में होता है। देखो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डाउट, ये क्वेश्चन कम से कम आपको हर एग्जाम में 8-10 बार पूछ ही रखा है कि वो पूछ रहा है पित्त रस का पूछ रहा है, वो बाइल जूस का निर्माण पूछ रहा है ना। बाइल जूस हम इसे कहते हैं। वो पूछ रहा है बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, वो बनता कहाँ है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है गाल ब्लेडर में, मतलब इसको हिंदी में बोले तो पित्ताशय में, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, पित्ताशय से पित्त पित्त करके क्या लगा देते हैं, पित्ताशय। पर ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा 100% गलत होता है, याद रखना। ठीक है, मतलब आप ध्यान रखें इन चीजों को, थोड़ी सी बात, है ना। ऐसा नहीं कि पित्त पित्त से पित्ताशय हमने पीपी से लगा दिया, ये गलत होता है। ये क्या करता है ना, गाल ब्लेडर, ये पित्त रस को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है, मतलब इकट्ठा स्टोरेज करता है, न कि उसको बनाता है। देखो स्टोरेज करना अलग बात होती है, फॉर्मेशन अलग होती है, मतलब बनाना अलग काम है और रखना अलग काम है। जैसे देखो हम खाना बनाते हैं, है ना, तो खाना बनाने वाले क्या रहते हैं घर में हमारे, है ना, जो माता बहना रहती है वो बनाती है। पर उसको रखने के लिए एक अलग जगह रहती है ना, जिनके पास क्या रहता है ना, कुछ भी रखने के लिए अलग से रूम रहे या फिर फ्रिज में रख दिया, तो वो रखने वाले स्थान का पूछ नहीं रहा है, वो किसका पूछ रहा है, बन कहाँ रहा है। तो अगला हमारा ऑप्शन क्या है, लीवर। तो देखो जो पित्त रस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, हमारे शरीर में लीवर बनाता है। और इसके बारे में आप जान लो, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ रखा है कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होते हैं। बाइल जूस में कोई किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। बाइल जूस क्या करता है, वसा का पाइसीकरण। देखो क्या करता है, जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदे रहती है, ये क्या है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदे, ये क्या करेगा, जो बाइल जूस है ना, इसको क्या करेगा, ये छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है ना। बस इसका यही काम है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार बार बच्चों को, है ना, क्या करता है, परेशान करता है ये क्वेश्चन। अगले हम चले, है ना, पेंक्रियाज या अग्नाशय। तो अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है ना। और उसमें 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं, 5 एंजाइम। तो बताओ ये ऑप्शन होगा हमारा, नहीं, उसने तो हमारे पास क्या है, पित्त रस। और चौथा होगा स्टोमच। स्टोमच मतलब हम क्या बोलते थे, हमारा जो पेट होता है ना, इसे कहते हैं हम स्टोमच। तो पेट में क्या होता है, जठर रस निकलता है और एसियल निकलता है, मतलब पित्त रस नहीं रहता। तो अब एक एक ऑप्शन का मैं आपको, है ना, गाल ब्लेडर का बता दिया, आंसर हमारा क्या होगा, लीवर, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगले क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, यकृत से जुड़ी हुई वाहिनी को क्या कहते हैं, है ना, मतलब जो यकृत से जुड़ी हुई होती है ना, वो पूछ रहा है लीवर से जुड़ी हुई। देखो अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था लीवर से, है ना, फिर से मैं बना देता हूं, ये लीवर का डायग्राम है। ये पूछ रहा है कि जो बाइल जूस रहता है, उस बाइल जूस को लाने वाली नली, है ना, नली कह दो, या क्या हम बोल दें इंग्लिश में से क्या बोलते हैं हम, है ना,
डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट हमारे हिंदी में नली या नलिकाएं कहते हैं। तो इस नली का नाम पूछ रहा है कि जो क्या करती है, यहाँ से है ना लीवर से क्या लाती है वो, है ना बाइल जूस लाती है, या हम कहते हैं है ना पित्त रस लाती है। उस नली का नाम, ये जो नली मैं अभी कर देता हूँ ग्रीन रखी, इस नली का वो पूछ रहा है, तो इस नली का नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखो ऑप्शन देखो, हेपेटिक डक्ट, है ना, फिर सिस्टिक डक्ट, है ना, फिर आगे और तो आपको दे रखा है यहाँ पर, है ना, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, अगला क्या है पेंक्राटिक डक्ट। अब मैं आपको एक एक ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखे हैं उनका मैं डिटेल बताऊँ। देखो जो हेपेटिक डक्ट होती है वो क्या करती है ना, जो लीवर रहता है वो लीवर से जुड़ी हुई रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं हेपेटिक डक्ट। और यही क्या लाती है बाइल जूस, लीवर में बनता है और उसको लाकर वह किसके पास, यहाँ पर अगर हम मान ले है ना हरे हरे रंग का क्या रहता है पित्ताशय, और पित्ताशय में लाके स्टोरेज कर देते हैं। अब ये जो सिस्टिक डक्ट होती है, कौन सी सिस्टिक डक्ट, ये क्या रहती है, ये यहाँ पर रहती है, जो हमारा क्या रहता है पित्ताशय, है ना। देखो ये पित्ताशय से एक नली निकलती है, इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, इसको क्या कहते हैं हम सिस्टिक डक्ट। अगली वाली देखना है यहाँ पर कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखो ये सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट, है ना, क्या सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट एक स्थान पर दोनों मिल जाती, ये नली मिल गई और ये नली, दोनों नली मिल गई, इनको हम क्या कहते हैं कॉमन, है ना हेपेटिक डक्ट। क्या कहते हैं कॉमन हेपेटिक, यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है कॉमन हेपेटिक डक्ट, है ना, दोनों नलियां मिल जाती है हेपेटिक डक्ट और साइटिक डक्ट, तो क्या हो जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अगला पेंक्राटिक डक्ट। देखो इधर की साइड में अभी ऐसा ही बनाता हूँ, है ना, सही तरह से नहीं बना पा रहा हूँ ये, तो ये क्या है पेंक्रियास, और पेंक्रियास मतलब अग्नाशय, अग्नाशय से आने वाली डक्ट को क्या कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का, एम्ब्रियोटिक, है ना, यहाँ पर लिखा है क्या एम्ब्रियोनिक अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है ना। जब क्या होता है ना नर और मादा, देखो जब क्या होता है नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलता है तो उस समय क्या बनता है एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है ना, क्या बनता है एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो या भ्रूण, उस समय इस भ्रूण में क्या रहती है हमारे शरीर में, जो हम वयस्क या बड़े हैं हमारे शरीर में हमारी आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का बनाने का काम कौन कर रहा है, ये जो रीढ़ की हड्डी है ये, इसे हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी बनाती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। पर अब भ्रूण में तो क्या है अभी अभी तो ये बना हुआ है, अभी इसमें कहाँ से रीढ़ की हड्डी आ जाएगी। तो उस समय किसका आरबीसी का निर्माण करता है, तो उस समय कौन करता है लीवर करता है, कौन करता है लीवर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो एम्ब्रियोनिक अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करेगा लीवर। अब मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या, देखो जो लाल अस्थि मज्जा होती है ये कहाँ होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है, रीढ़ की हड्डी में लाल अस्थि मज्जा रहती है, और ये जब बड़े हो जाते हैं तब क्या करती है आरबीसी का निर्माण। पर यहाँ पर उसने क्या बोल रहा है एम्ब्रियोनिक अवस्था में पूछ रहा है, वो बड़े नहीं पूछ रहा है, तो उस समय कौन करेगी, है ना, उस समय हम बड़े हो जाएंगे तब लाल अस्थि मज्जा। दूसरा पित्त अस्थि मज्जा, ये भी क्या रहती है हमारी हड्डियों में ही रहती है ना, तो ये किसका निर्माण करती है डब्ल्यूबीसी का, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स का या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स का। ठीक है, तो ये पित्त है ना अस्थि मज्जा किसका निर्माण कर रही है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यकृत, अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, है ना, भ्रूणीय अवस्था में कौन कर रहा है आरबीसी का निर्माण यकृत। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड वाला, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर मिल गया कौन सा यकृत। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको मजाक में नहीं ले, है ना, ध्यान से पढ़ते रहें, है ना, और आपको थ्योरिकल भी और क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, अगर मान लो आप YouTube से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आप चाहते हो कि हमें, है ना, ऑफलाइन भी क्लास लेना है, कोचिंग में पढ़ना है, हमें सर से, है ना, डायरेक्ट पढ़ना है, तो हमारी जो कोचिंग है वो चितावत में आइसर पेट्रोल पंप के सामने है, जस्ट सामने ही है ना, आपको ब्लू रंग का बैनर दिख जाएगा, या हम आपको मैं नंबर दे दूंगा, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों अच्छे मज़े तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई आपको एक भी चीज़ अगर समझ नहीं है तो हम आपको अलग से समझाएंगे। ठीक है, तो हम अभी आगे हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, आरबीसी के नष्ट होने पर
कौन से दो प्रोटीनें बनती है? क्या बोला है उसने? आरबीसी के नष्ट होने पर कौन सी दो प्रोटीनें बनती है ना, वो प्रोटीन का नाम पूछ रहा है। देखो, जब हमारे शरीर में क्या होता है, आरबीसी है ना, रेड ब्लड कॉर्पल्स, इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 80 से 120 दिन, है ना। 80 से 120 दिन बाद क्या होते हैं, ये मर जाते हैं, है ना। मर जाने के बाद ये क्या होते हैं, दो प्रोटीनों में टूट जाती है ना, जिसका नाम है, मैं लिखता हूं तो एक तो होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिरुबिन, है ना। कौन सी प्रोटीन होती है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। ये प्रोटीन क्या होती है? पित्त रंग के, मतलब पीले रंग के, इनमें क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। लीवर इनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। पर किसी कारण से लीवर काम करना बंद गया, मतलब किसी दिन क्या होगा, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया, है ना, वसा खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो लीवर ने क्या किया, अब में काम करना बंद, लीवर को गुस्सा आ गया, है ना, लीवर को गुस्सा आ गया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। समझो, लीवर ने काम करना बंद कर दिया मतलब आपके हजारों काम रुक गए। तो उस समय ये जो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन थी, ये पीले रंग के पिगमेंट्स, ये पूरे शरीर में पीले रंग के फैल जाते हैं और पीला पीला पूरा शरीर हो जाता है। आंख भी पीली, हाथ भी पीले, पूरा शरीर ही पीला 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 हो जाता है। उसी रोग को हम क्या कहते हैं, पीलिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखते हैं। देखो, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन और हिपेरिन। देखो, ये हीमोग्लोबिन हमारे किस में रहता है, आरबीसी में रहता है, और आरबीसी में ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, लाल रंग के लिए। और इसे हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं हम, है ना, किसका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन का वाहक भी होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई देगा, हिपेरिन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हिपेरिन, हिपेरिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। इसको भी कौन बनाता है, लीवर ही बनाता है। हिपेरिन क्या करती है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, मतलब ये ब्लड है, ये क्या है ना, तरल अवस्था में, ये तरल अवस्था में मतलब ब्लड को जमने से जो रोकता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या है, हिपेरिन। मतलब अगर मान लो कभी हमारा ब्लड ही जम गया, है ना, जैसे सांप हमें किंग कोबरा काट लेता, तो हमारा ब्लड क्या होता है, जम जाता है, हमारे कोई भी सभी जो अंग होते हैं काम करना बंद, हमारी तुरंत मृत्यु हो जाती है ना। तो हमारे खून को जमने से रोकने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, हिपेरिन प्रोटीन। क्या नाम है बताओ बच्चों, हिपेरिन प्रोटीन। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखा है मैंने प्रोथ्रोम्बिन, है ना, और फाइब्रोनोजिन। क्या लिखा है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन मैंने लिखा है ना। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन मैंने ये बताया था, ये भी प्रोटीन क्या करती है, हमारे रक्त का, है ना, जो रक्त का थक्का, मान लो जैसे हमें हाथ कट गया, है ना, हाथ कट गया, तो हाथ कटने के बाद अगर मान लो हमारा खून निकलता ही रहा, निकलता रहेगा, है ना, और कितने, है ना, एक मतलब हम अगर मान लें हमारे 500 ml अगर ब्लड हमारे शरीर से निकल जाता है, तो हमें हल्के से चक्कर आने लग जाते हैं, है ना, और हम बेहोश हो जाते हैं। और इससे ज़्यादा निकल गया तो हम कहाँ चले जाएंगे, कोमा में। 1 से 2 लीटर लिखे हैं तो कहाँ चले जाएगा, कोमा में। उससे ज़्यादा निकल गया तो परमानेंट क्या हो जाएगी, ऊपर चले जाओगे। ठीक है ना। तो ये भी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब 2 प्रोटीन और हैं यहाँ पर, देखो, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये प्रोटीनें हैं, इनका निर्माण भी कौन करता है, लीवर ही। इनका निर्माण भी लीवर ही कर रहा है। ये प्रोटीनें क्या होती हैं, इन प्रोटीनों को हम दूध की प्रोटीन कहते हैं, है ना। जो माँ का पहला दूध होता है ना, जो बच्चा पहला दूध पीता है, माँ का पहले दूध में क्या होता है, एल्बुमिन। ये क्या करती है, हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है ना। बहुत सारी बीमारियां, के छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो क्या मिट्टी विट्टी में खेलते रहते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती। तो भगवान ने उनको बीमारियों को रोकने से पहले ही माँ के दूध में क्या डाल दिया, है ना, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। मतलब भगवान बहुत ज़्यादा होशियार था कि उनको पता था कि छोटे बच्चों को पता नहीं रहे कि मिट्टी में खेलना है कि कीचड़ में खेलना है, क्या खाना है, इसलिए उन्हें पहले ही प्रोटेक्शन दे दिया। अगला क्या है, ओसिन प्रोटीन, है ना। ये ओसिन प्रोटीन ये क्या है, ये हड्डियों की प्रोटीन है ना। ये हड्डियों को मजबूती और कठोर प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पर मान सकते हो आप, है ना। इसका 5वां ऑप्शन क्या होगा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बिलिरुबिन व बिलिरुबिन। क्या आंसर होगा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। ठीक है, इसका आंसर सही ये होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 9 क्वेश्चन, है ना। हमारे शरीर का कौन सा अंग अमीनो अम्ल को किस में बदलता है, अमोनिया में। मतलब वो पूछ रहा है कि कौन सा अंग है जो अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलता है ना। तो यहां पर भी क्या इसका आंसर आएगा, लीवर ही आएगा।
पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करवाता रहता हूँ। देखो फेफड़े हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये हमारे शरीर से क्या करते हैं, वायु को अंदर ले जाते हैं। वायु में क्यों कह रहा, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो पूरी वायु को हमारे शरीर में ले जाता है और उसमें से केवल ऑक्सीजन को कहाँ जाना देता है, कोशिका में। तो इसका तो काम क्या है, सांस लेना, श्वसन से संबंधित है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखो किडनी क्या करती है, हमारे शरीर से फालतू पदार्थों को, है ना, अभी मैं बताऊंगा, ये जो अमोनिया है, अमोनिया आगे जाकर यूरिया में बदल जाती है और ये यूरिया में बदलकर लीवर किसको दे देगा, किडनी को, और किडनी हमारे शरीर से बाहर कर देती है। तो ये तो क्या किससे हो, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो किडनी भी नहीं होगा क्योंकि ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, एक तो राइट और लेफ्ट।